सर मुझे टीएनसी के बारे में मेरी एक फ्रेंड है जो कि जिसका भी क्लियर हुआ है इस अटेम्प्ट में। उसको भी बहुत अच्छी रैंक मिली है। मेरे से ही एक 2s की 291 आई है, तो हम दोनों की ही मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रैंक है। उससे पता चला था, वो 4th ईयर से तैयारी करी थी, तब उसने मुझे टीएनसी के प्लेटफॉर्म से बताया था। मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाओगे तो अंत में कंफ्यूजन ही होगी। नमस्कार साथियों, टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस इंटरव्यू सेशन के अंदर आज अपन ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी राइट स्ट्रेटजी के बल पे और जिन्होंने अपनी सही सूझबूझ से अपने अच्छे माइंडसेट के साथ में वेरी सेकंड अटेम्प्ट में जो है इन्होंने नोट सेट क्लियर किया है और वो भी बेहतरीन रैंक के साथ में। आज हम स्वागत करते हैं निशा का, जिन्होंने नोटसेट 10.0 में AIR 293 रैंक हासिल की है। और आज से इनके साथ में हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। और स्वागत है निशा। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, टूरी टीएनसी फैमिली की तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है? और आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फीलिंग जब से रिजल्ट आया है ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लगा, बट अब फाइनली ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ मेरी ही ये रैंक है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन नर्सिंग दिल्ली से ही की है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, जो कि दरियागंज में है। और ये मेरा नोट सेट का सेकंड अटेम्प्ट था। बहुत ही बढ़िया ही बात आपने बताई है। दरअसल बहुत सारी चीज़ें तो आपसे अब तो मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आपने इस नोट सेट को क्लियर किया है, वो भी इतनी बेहतरीन रैंक के साथ में। तो बहुत सारे सवाल तो अभी आपसे हम पूछने वाले हैं। सबसे पहला तो यही सवाल है कि आपने जो है वो इस सेकंड अटेम्प्ट में ही ये नोट सेट क्लियर किया है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमें सबसे जो बिगेस्ट इश्यू अभी करंटली स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनको वो राइट प्लेस नहीं मिल पा रहा, या हम कैसे हम ढूंढे इस इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में, या किस पे बिलीव हम करें, हमें कैसे किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए कि उनका कंटेंट एकदम सही है। आपको टीएनसी के बारे में किसने बताया और कैसे आपने इतना बिलीव किया कि आपको इतनी अच्छी रैंक जो है वो हासिल हो गई वेरी सेकंड अटेम्प्ट में ही? सर मुझे टीएनसी के बारे में मेरी एक फ्रेंड है जो कि जिसका भी क्लियर हुआ है इस अटेम्प्ट में। उसको भी बहुत अच्छी रैंक मिली है। मेरे से ही एक 2s की 291 आई है, तो हम दोनों की ही मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रैंक है। उससे पता चला था, वो 4th ईयर से तैयारी करी थी, तब उसने मुझे टीएनसी के प्लेटफॉर्म से बताया था कि ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं। और वो तब उस टाइम पे एडवांस सीरीज वगैरह देख रही थी यूट्यूब पे। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। दरअसल ऐसा ही होता है कि हमारे जो साथ वाले होते हैं या सीनियर्स जो पास आउट होते हैं, जब वो सेलेक्ट होते हैं अच्छी रैंक से, तो कहीं ना कहीं वही एक्सपीरियंस जो है अपने जूनियर से अपकमिंग जो नॉर्थ सेट के एस्पिरेंट है उन तक पहुंचता है। जैसे कि अभी अपन यही काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए हो और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कैसे इसमें इस टीएनसी के साथ में आपने बिलीव सिस्टम रखा और कैसे आप इतनी अच्छी रैंक के साथ में निकले हो, तो यही चीज़ें जो आने वाले अपकमिंग जो नॉर्थ सेट के एस्पिरेंट है, जूनियर्स है, उनको ये बात पता लगेगी और उनको भी बेस्ट विशेज इसके लिए। एक और चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा हमें बिलीव जो होता है खुद पे और जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उस पे, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम सही प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, या मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि जो कंटेंट मुझे मिल रहा है वो सफिशिएंट है या मोर देन सफिशिएंट है, या मुझे कुछ और भी चीज़ें करनी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टीएनसी के अलावा आपने कोई और प्लेटफॉर्म को प्रिफर किया है, या फिर आपने टीएनसी के कौन कौन से जो बैचेस थे उनमें आपने एनरोलमेंट था आपका? साथ ही साथ इसके साथ आप ये भी बताओ कि आजकल जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, यूट्यूब पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कैसे उनसे हमें बचा जाए, या आपके नज़र में वो सब चीज़ें इधर उधर देखना सही है या वो गलत है? ये कंटेंट शॉपिंग जो आजकल चल रही है, इससे खुद को बचाना चाहिए या ये चीज़ सही है? क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर?
सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज के उसमें आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं होता, और ऐसा नहीं है वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते। एक वो फोमो होता है ना कि अगर मैं ये मेरा दोस्त ये वाला कंटेंट वो परचेज किया हुआ उसने, वो यहाँ से पढ़ रहा है, तो उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो वो कहीं ना कहीं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मतलब कि पे जाना चाहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म ले लिया है, कोई भी बैच पर से परचेज किया है, किसी भी कोचिंग से आप जुड़े हुए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे टीचर्स कहते हैं, मेनली अवधेश सर कहते हैं, आप बोलते हो सबसे पहले अपने टीचर पे, अपने मेंटोर पे, अपने ट्यूटर पे ट्रस्ट करो। वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, और एक ही कंटेंट से स्टिक रहो और उसी में बिलीव करो और अपना हार्ड वर्क करो। मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाओगे तो अंत में कंफ्यूजन ही होगी और कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। दरअसल अपने हमेशा क्लासेस के अंदर या आपने हमेशा यही चीज़ जो है वो बोली है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, हर कोई अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छी मेहनत करता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरीके से सब हार्ड वर्किंग करते हैं, तो आप उस पर बिलीव रखो। ऐसा नहीं है कि आप जिस जहाँ से भी जुड़े हुए हो, आप मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, आप जहाँ से भी जुड़े हुए हो आप वहाँ उस पर बिलीव रखो। देखो सबसे पहले तो जब आप किसी चीज़ से जुड़ते हो, किसी इंस्टीट्यूट से या किसी टीचर के साथ में, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आप ले लो। जब आपने ले लिया है तो जी। फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। वो जो भी बता रहे हैं, रेस्पेक्टेड टीचर जितने भी है, वेरियस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सब अच्छे हैं, सब पे ट्रस्ट करो, उन पे स्टिक रहो। अलग अलग प्लेटफॉर्म आप जब बदलने जाते हैं तो शायद हमें वो क्लियरिटी शायद नहीं मिल पाती है। जैसे एग्जाम्पल हम हमेशा लेते हैं कि सपोज करो एक क्वेश्चन आता है, प्लेसेंटा प्रिविया का क्वेश्चन आता है, वही आपने पढ़ रखा है कहीं और से, वही सेम कॉन्सेप्ट कहीं और से, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं और कुछ पिक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने जूनियर्स को बहुत अच्छी सलाह दिए हो। टीएनसी के कौन कौन से प्लेटफॉर्म, जो कौन कौन से बेचेज आपने ले रखे थे और कैसे टीएनसी के जो बेचेज थे आपको हेल्प किए हैं इस प्रिपरेशन में? सर पिछले साल 2025 में मैंने टीएनसी का रिकॉर्डेड बैच लिया था, जिसमें थ्योरी रिकॉर्डेड था और एमसीक्यू बैच था। तो थ्योरी बैच से मैंने थ्योरी कंप्लीट की, अपना सिलेबस कंप्लीट किया, और साइड बाय साइड जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक होता गया, उसका जो एमसीक्यू वाला बैच है उसके साथ में मैंने वो किए सर, और डेली टेस्ट सीरीज की वही किया था। बहुत बहुत अच्छी बात बताई है आपने। दरअसल वही चीज़ है, आप सेम कंटेंट पे आपने जो है वो बिलीव किया है और आपने इधर उधर चीज़ें जो है वो नहीं देखी है। एक ट्रस्ट आपने जो दिखाया है इसके साथ में, कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो आज आपको इस रैंक के साथ में देखने को मिल रही है। सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मैं या कोई भी टीएनसी के जितने भी टीचर्स हैं, सबसे यही वो होती है कि आप एक जगह पे रहो, एक जगह पे रहो। आप जहाँ हो अच्छे हो, बट उस पे रहो, उस पे ट्रस्ट करो आप। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, ऑल्दो इतनी सारी चीज़ें तो हम नहीं देख पाते हैं, बट ऐसे ऑनलाइन का टाइम है तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ देखो, कुछ लोग बोलते हैं ये चीज़ देखो। तो एक बार फिर से बोलता हूँ कि एक जगह पे टिके रहो आप लोग, जिस पे हो उस पे बिलीव रखो, वो सब अच्छे हैं, बस उसको मल्टीपल टाइम देखते रहो आप। बहुत अच्छी बात कही है। प्रिपरेशन में जैसे आपने बताया, आई थिंक आप 2025 के पास आउट हो और आपने जो है वो पहले अटेम्प्ट में आपका प्री क्लियर हो गया था, ठीक है? जी सर। उस टाइम पे शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही होगी। जब आप प्री क्लियर हुआ, आपका मेंस नहीं हुआ, उस टाइम पे आप एज ए नॉन सेलेक्टेड थे और आज आप अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है। क्या डिफरेंस था जब आप पहली बार तैयारी किए थे उसमें, जहां पे बहुत सारी आई थिंक गलतियां रही होगी, और जब इस बार आपने वापस से स्टार्ट किया तो क्या वो डिफरेंस आपने कवर किया? सर पिछली बार मेरा मेंस में इतने पीछे रैंक और ना होने का मेन एक ही कारण मुझे लगता है, वो था ओवर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन आता था, लेकिन वो जब हम एक अपनी माइंड मेमोरी में देखते हैं तो उसकी बहुत ही वेग इमेज बनी हुई थी। तो हमें पता भी था, लेकिन एग्जैक्टली नहीं था कि ये था या नहीं, जिसके कारण सर मेरे ओवर अटेम्प्ट ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई और मेरी रैंक बहुत पीछे हो गई। लेकिन अब की बारी मैंने इस पे बहुत काम किया था,
जो भी पढ़ा अच्छे से पढ़ा, कंसाइज पढ़ा, जो भी मेरे पास था, जो कंटेंट मेरा रहता था, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक, वो मैंने जो मेरे पिछले साल प्री में मुझे ऐसा लगता था कि ये डिफिकल्ट है मेरे लिए या फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, तो वो मैंने अच्छे से ब्रश अप किए और उनको मल्टीपल बार ही रिवाइज किया। और फिर सर उनकी जो फिर एग्जाम के टाइम पे जो पिक्चर एकदम से क्वेश्चन से आती है कि हाँ ये तो वही था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर बनी मेरे दिमाग में। और बिल्कुल एक वो होता है ना बिल्कुल मछली के आंख में तीर मारना, वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। और अब की बारी बहुत बहुत अच्छी बात सिलेक्शन। बताई आपने। एक चीज आपने यहाँ पे मेंशन की है कि आपने अपने कंटेंट को कंसाइज रखा। दरअसल आपको जी शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, बट एक्चुअल में ये जो बात आपने कही है वो इस कंपटीशन के ज़माने में हर किसी को समझनी चाहिए। देखो, कंटेंट का ज्यादा बड़ा होना कोई मैटर नहीं करता। आप जितना उसको कंसाइज करोगे और उस कंसाइज मैटर को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, वो आपको बेटर जो है वो बेनिफिट दे पाएगा। मुझे लगता है कि आपने वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पे काम किया है। जब भी आपने तैयारी, आपने प्रिपरेशन जो की है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट स्ट्रेटजी थी। आपने कोई भी कंटेंट शॉपिंग नहीं की है। आपका जो कंटेंट था उस पर आपने बिलीव किया है और कंसाइज कंटेंट पे आपने बिलीव किया और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली है। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये इंटरव्यू तो सभी को देखना चाहिए कि कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। नो डाउट, क्योंकि ऐसा ही होता है। हम जो है, जी कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, मुझे तो अभी उसके उसके लिए और देखना है, वहां से देख लेता हूँ, उस बुक का प्रेफरेंस ले लेता हूँ, कहीं वो चीज छूट नहीं जाएगी। और टिल द एंड हमारे पास में कंटेंट तो बहुत सारा हो जाता है, बट उसका रिवीजन उतना नहीं हो पाता है क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए कंसाइज कंटेंट और उसका जी सर। मल्टीपल रिवीजन, तभी जैसा जैसा आपने कहा है कि वो क्रिस्टल क्लियर इमेज, वो फोटोजेनिक मेमोरी वहां पे एकदम हमें दिखाई दे रही थी, वो शायद इसी वजह से था। बहुत अच्छी बात बोली है ये तो। जी एक्चुअल में सिलेक्शन जिनका होता है, ये फैक्ट बात है, जो भी टॉपर निकलते हैं वो कुछ ना कुछ अलग करके ही निकलते हैं। उससे उस भीड़ की तरह सोचना और ये सब चीजें नहीं होती है। क्योंकि देखो ना, आप यदि या कोई भी इसको देख रहा होगा, एक चीज दिमाग में डाल लो, यदि हम बाकी सब कर रहे हैं वही करेंगे तो बाकी सब जहां पे होंगे वहीं रहेंगे। आप अपने पे बिलीव रखो। जी सर। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास में कंटेंट है, सफिशिएंट है, मैं इसको 10 बार रिवाइज करूंगा और इससे से क्वेश्चन आएंगे, ये माइंडसेट मेरा कहता है और वहां पे जाके मुझे यही करना है। तो ये चीज होती है जी जो हमें अलग बनाती है। बहुत अच्छी बात कही है। इसका तो अलग से कटवा के अपन डालेंगे ताकि इसको तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि इस टाइम पे जब आदमी गिव अप करने के मोड में रहता है तो कुछ ऐसी बातें होती है जो टॉपर्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब किया है, उन्होंने ये हार्ड वर्किंग की है, ये स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई की है और कहीं ना कहीं वो रैंक लेके निकले हैं। तो आई थिंक ये इट वुड बी मोर बेनिफिशियरी फॉर देम ना। तो ये वाला सीन है। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे आपने उस टाइम पे आपका नोट सेट नहीं निकला है और कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट वाला सीन भी आ जाता है कि होगा कि नहीं होगा, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मुझे फिर से सब कुछ पढ़ना चाहिए, या मैं सब कुछ थ्योरी पढ़ूँ, या मेरे तो थ्योरी तो आती है, मुझे एक काम करती हूँ कि एमसीक्यूज देख लेती हूँ, या ओनली एमसीक्यूज ही करना था। मतलब आफ्टर फेलियर आपको वापस से आपने जीरो से उसी फ्रेशर की तरह स्टार्ट किया, या आपने बस ठीक है मैं एमसीक्यू सोल्व करके ही निकल जाती वाला सीन, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही आफ्टर फेलियर? सर इस वाले नोट सेट में तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि पिछली बार मेरा कुछ कंटेंट्स आई वॉन्ट लाई सर लेकिन रहा था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ना कुछ मतलब टॉपिक ऐसा था जो मेरे को देख के ऐसा लगता था कि इसके अगर टॉपिक ये आ गया तो मैं छोड़ दूंगी इसको, चाहे कितना ही इजी हो। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं सब्जेक्ट उसी टॉपिक को पकड़ा कि पहले इनको ही करती हूँ, क्योंकि उनके क्वेश्चंस आते थे और मेरे को डर भी लगता था। तो पहले उनको हटाया, उन पे काम किया, फिर जो मैंने जो और भी टॉपिक और जो भी सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ था उन्हीं को रिवाइज किया सर, और जो छूटा हुआ था उन्हीं को कंप्लीट किया और बार बार उनके रिविजन। अच्छा, मतलब एक बात और यहाँ से निकल के आती है कि कोई भी चीज़ हमें छोड़ के नहीं जानी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो हमें करके ही जानी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपन इतना ऐसा सोच के आ जाए कि नहीं ये तो नहीं आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब नहीं। आपने बहुत अच्छा एनालिसिस भी किया है।
आपने बहुत अच्छा एनालिसिस भी किया है कि एक्चुअल में कमी कहाँ पे रही है। अपन को यदि ये पता लग जाए कि पिछला नोट सेट या पिछली कोई एग्जाम हमसे इसलिए नहीं निकली क्योंकि ये वाली कमियां हम हमारे अंदर थी, तो शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगी वो हमारे लिए ही है वो फिर। ओके, एक चीज और आती है कि जैसे हम कई बार उससे थॉट में फंस जाते हैं, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, हम हमारी कुछ स्ट्रेटजीज कुछ प्लान्स पे काम करते हैं, जैसे सपोज करो हम पहले एमसीक्यूज करते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं, या पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, मतलब हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं इस जर्नी में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं ये सही डायरेक्शन में है या नहीं है, मतलब क्या ये सब करने से सिलेक्शन हो जाएगा या मुझे कुछ और भी करना चाहिए, खुद की स्ट्रेटजी पे बिलीव करना चाहिए या हमेशा ही लोगों को देख के वो चीजें अपनानी चाहिए, या लोग तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग तो रात को एमसीक्यू सोल्व करते हैं और 5 दिन बाद में सॉल्यूशन करते हैं, मैं तो सेम डे पे सॉल्यूशन कर रही हूँ, या फिर मैं तो रिवाइज मैं तो कुछ भी स्ट्रेटजी जो बाकियों से हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं तो कुछ अलग ही रास्ते पे जा रही हूँ। तो खुद की स्ट्रेटजी पे कभी बिलीव हमें कब बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उसका है, क्या कहोगे आप उसके बारे में? सर, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उन्हें ऐसा ही लगता है शुरू में कि वो उसकी जो भी वो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जैसे भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो पढ़ रहे हैं, चाहे बैठ के पढ़ रहे हो, खड़े होके पढ़ रहे हो, कैसे भी रीड कर रहे हो, लिख के पढ़ रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं गलत हूँ या फिर मेरा कुछ छूट रहा है या फिर मैं औरों की तरह करता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई तरीका आपके लिए काम कर रहा है, बेशक आप रात को पढ़ रहे हो या फिर सुबह एमसीक्यू कर रहे हो, सुबह थ्योरी कर रहे हो या फिर रात को एमसीक्यू कर रहे हो, जो आपके लिए काम करता है उसी पे स्टिक रहो। और जो चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी, तो आप खुद सोच समझ कर उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हो, कुछ ना कुछ अलग कर सकते हो अपने लिए। आप अपनी ही स्ट्रैटेजी को देखो और उनमें ही सुधार करने की कोशिश करो, ठीक ना है, कि बहुत अच्छी औरों बात को कही, एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही है आपने। दरअसल जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग पर्सन हो और किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने खुद की स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा डाउट करने लग जाता है कि नहीं वो तो टॉपर तो मॉर्निंग में अच्छा पढ़ते थे, वो तो मैं तो मॉर्निंग में सोते रहता हूँ, या कुछ भी ऐसा सीन। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, ऑल्दो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, जैसे एग्जाम जब पास में होती है तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहिए, बट उससे पहले अपन जैसा भी पढ़ते हैं, जब भी हमारा अपन बस आवर्स अपन निकाल सकते हैं उस टाइम पे निकालो, जब भी हमारा माइंड बेस्ट चलता है उस टाइम पे चलाओ उसको। एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो, जैसे एमसीक्यूज मॉर्निंग में करने लग जाओ, आप जल्दी उठने लग जाओ वाला सीन ना। तो ये चीज़ तो है, मतलब ओवरऑल ये है कि खुद की स्ट्रेटजी पे बिलीव करना है। देखो टॉपर्स यही कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। अम, और भी बहुत सारी चीजें होती है जब अपन एग्जाम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे एग्जाम में अपन एग्जाम देते हैं, सपोज करो अपन प्री की एग्जाम दे रहे हैं अपन, उस टाइम पे हमें क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये प्री के लिए नहीं ये मेंस के लिए भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें दिख जाते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि ये तो नहीं होगा, अब तो ये वाला नोट से तो होगा ही नहीं। ऐसा होता है, ऐसा अपन शायद वो शुरू के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, और आने वाले जो इजी क्वेश्चंस है उसमें हमें डर लगता है, और उस डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से हम वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं। उस चीज को कैसे हमें रिजोल्व करना है, उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें, चलो ठीक है ये क्वेश्चंस आ गए कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते, हमारे पास में पूरा पेपर पड़ा हुआ है। आपने क्या सोचा था, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी इसके ऊपर? सर, सबसे पहले तो पेपर होने से पहले अपने आप से बातें करो, मतलब बात करो, जो भी बोलना अपने अप खुद को, कि आप जितने से अच्छा जो भी बोल सकते हो वो बोलो, कि ये एग्जाम जो भी आने वाला है 10 मिनट में मेरी स्क्रीन पे, वो मेरे लिए ही बना है, कि मैं उसमें सेलेक्ट होंगी। शुरू में जैसे सर पिछली नोट सेट 9 में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट वाला जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और उसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी वाले क्वेश्चन थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसमें कम अटेम्प्ट कर पाए। और ऐसा होता है कि नेक्स्ट वाले जो ईजी होते हैं उसमें हम अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो विश्वास रखना होगा कि अगर एक चीज़ टफ आ रही है, दो चीज़ टफ आ रही है, तीसरी वाली हमारे लिए ईजी ज़रूर आएगी, क्योंकि फिर दोबारा से अपने आप को वही बात बोलो कि एग्जामिनर जो है वो एग्जाम को बैलेंस्ड बनाता है, तो अगर टफ है तो इजी भी क्वेश्चन जरूर आएंगे।
बहुत बहुत मेच्योर थॉट आपने यहाँ पे शेयर किया है। दरअसल एक्चुअल में वही बात मैं फिर से बोलूँगा, यदि कोई टॉपर है तो उसका स्ट्रेटजी, उसका माइंडसेट कुछ अलग काम करता है। और गाइज यू आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कैसे अलग काम करता है। देखो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एग्जामिनर एग्जामिनर है, वो उस पेपर को वैसे सेट करेगा। वो आपको शुरू में ऐसे क्वेश्चंस डालेगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, आप उसको उसको नहीं देख पाओ। आप एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन, शुरू के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी यदि नहीं हो रहे कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, वो आपका वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए आपको उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, तब ना आप उसको सही कर पाओगे। यदि शुरू के क्वेश्चन आप एग्जामिनर के उस ट्रैप में यदि फंस गए हो तो फिर तो भीड़ आपका इंतजार कर ही रही है। तो इसलिए एज ए टॉपर यदि खुद को मान के बैठे हुए हो तो एज ए टॉपर आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या सोच के इस पेपर को बनाया है। और वैसे जनरली कहूँ तो एनालिसिस तो ये कहता है कि कोई भी एग्जाम होती है उसमें बहुत सारी चीजें पहले के रिपीट होती है। आप देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे सपोज करो वैक्सीनेशन एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हमें पता है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि पिछली बार कोई ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में बोल दिया हो, तो इस बार हो सकता है कि वीवीएम के बारे में पूछ लिया गया हो, बट वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। मतलब पीवाईक्यू और पीवाईटी ही मिलते हैं हमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं वहीं से हमें देखने को मिलता है। इसलिए इजी क्वेश्चंस वहां पे होंगे। हम वहां एज ए टॉपर वहां उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन तो वहां पे होंगे, बस वहां तक हमें वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें हमारा जी। कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें तो आप बता रहे हो। मुझे लगता है कि इसको तो डालना पड़ेगा, इसके तो सारे जो है चीजें बतानी पड़ेगी कि देखो हम ये सब चीजें करके वो कर सकते हैं, हम ये सब चीजें करके वो कर सकते हैं। हर कोई एवरेज स्टूडेंट होता है एक्चुअल में। ये बात तो मैं आप ही से पूछूंगा कि कई बार तो यही चीजें सामने आ जाती है कि जब हम बैच में होते हैं, जैसे आपने एमसीक्यू बैच जो लाइव वाला था उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें कुछ लोग कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं कि मुझे तो कुछ ही नहीं आता है, या बाकी लोग, या टेस्ट सीरीज में जब अपन रैंक देखते हैं खुद की तो उसमें भी कई बार अपनी डाउन रैंक चली जाती है, तो ऐसा लगने लगता है कि देखो बाकी लोग तो इस पेपर में कितना अच्छा किए हैं। उस टाइम पे खुद के बारे में क्या सोचना चाहिए, खुद को कैसे हम संभाल ले कि हम कर सकते हैं या हम बेहतर कर सकते हैं, हम ही है वो कर लेंगे वाला सीन, कैसे उस टाइम पे खुद को मोटिवेट रखें हम? सर कॉन्स्टेंटली रैंक तो सेम नहीं आती। हमेशा आप मतलब क्रीम लेयर में उस में नहीं आते, आप टॉप 100 में, टॉप 300, टॉप 500 में नहीं आते। हमेशा ऐसा होता था, बट स्टिल जब आपकी रैंक गिरती थी तो वही सर सेम ही पैटर्न है कि अपने आप को थोड़ा सा दृढ़ निश्चयी बनाओ, थोड़ा सा मजबूत रखो। ऐसा नहीं बिल्कुल ही आप मेल्ट हो जाओ कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, अब करना है तो करना ही है। थोड़ा सा एनालाइज करो, अच्छे से करो, अभी थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्रूव तो करना ही है। अगर नहीं करोगे, वहीं पे छोड़ दोगे, तो जो अभी नीचे रैंक गिरी है, अभी 1500 आ रही है, 2000 आ रही है, परसों एग्जाम दोगे, कल दोगे, तो 10,000 के बाद आ जाएगी, तब क्या करोगे? बहुत अच्छी बात कही अगर है। छूट गया तो कुछ नहीं होगा सर। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अपन को करना ही पड़ेगा। अपन ही तो है वो करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि जी अपनी सर। रैंक पीछे आ गई तो कोई जिन निकल के आएगा और वो हमारी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होगा। अपन खुद के लिए अपन ही जिन है, अपन ही सब कुछ है। आज हमारी रैंक डाउन हुई है तो शायद हम एनालिसिस करेंगे तो कल को इम्प्रूव भी होगी, इम्प्रूव होगी, हम और एनालिसिस करेंगे, कल को हम टॉपर्स में भी आएंगे। और यही तो स्ट्रेटजी होती है, यही तो वो डिसिप्लिन होता है जो हमें थ्रू आउट दिस जर्नी हमें मेंटेन करना होता है। और यही तो वो टॉपर्स वाली थिंकिंग है, यही तो वो माइंडसेट है जो तुरंत ही आपको उस भीड़ से अलग कर देगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरव्यू लेके ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एज स्टूडेंट यदि मैं इसको देखता हूँ तो मैं तो नेक्स्ट ईयर टॉपर बन ही जाऊंगा। जेनुअनली बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि क्योंकि यही माइंडसेट उस टाइम पे हम नहीं सोच पाते हैं। उस जर्नी में हम खुद पे डाउट करने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि शायद नहीं होगा, इतने स्टूडेंट्स को शायद मैं बीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगे वाला सीन। बट शायद हमें उस टाइम पे कांस्टेंट रहना पड़ता है, खुद पे बिलीव करना पड़ता है, और जी। आपने किया है, और आपने किया है तभी आप अपन यहाँ पे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं अपन। बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है आपकी। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे
थ्योरी का कंप्लीट होना एक तरफ होता है और उसके बाद में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना दूसरी तरफ होता है। इस जर्नी के अंदर इतनी अच्छी रैंक जब अपन आती है तो दोनों का कितना रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं कि मैंने तो कॉलेज टाइम में थ्योरी कर ली थी सर, अब तो मैं एमसीक्यू सोल्व करूंगा और हो ही जाएगा सर, एमसीक्यू तो सब कुछ होता है। और दूसरा कोई लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैंने तो थ्योरी बहुत अच्छी कर ली है, मैंने तो रिकॉर्डेड बेस भी ले लिया था और लाइव क्लासेस भी मैंने ली है, तो अब तो मुझे एमसीक्यूज क्या ही करना होगा, डायरेक्ट में जाऊंगा और कर ही दूंगा, सब कुछ तो मेरे टिप्स पे है, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया है। तो बेस से थ्योरी का और एमसीक्यूज का दोनों का क्या क्या, उनकी क्या क्या रोल्स है इस एग्जाम को क्लियर करने में? सर सभी बच्चों को पता है कि कॉलेज टाइम पे इतना ध्यान नहीं देते थ्योरी पे कैसे पढ़ते हैं वो। तो अगर आपको लगता है ये कि आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, कि आपको शुरू से यही था फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से कि आपको अच्छे से पढ़ना है और आपकी थ्योरी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस लेवल की है जो आपका एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, तब तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू पे जा सकते हो। लेकिन आपको अगर थोड़ा-सा डाउट है, तो सबसे पहले अपना जो भी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम क्या माँग रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करो एंड देन जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उसके एमसीक्यू ज़रूर करो। आप बहुत थ्योरी को नेगेटिव नहीं कर सकते, आप ना ही सिर्फ थ्योरी कर सकते हो और एमसीक्यू छोड़ सकते हो, ना ही सिर्फ एमसीक्यू कर लो या फिर थ्योरी को छोड़ दो। दोनों साथ के साथ हमें लेना पड़ेगा, किसी भी एक चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते सर। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हमें अच्छी रैंक लानी है तो हमें थ्योरी को भी उतना ही वेटेज देना पड़ेगा और एमसीक्यूज को भी उतना ही वेटेज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ थ्योरी जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। नॉरसेट का जो लेवल्स इस टाइम पे जो देखने को मिल रहा है वो ये कहता है कि आपकी थ्योरी, आपके नोट्स अपडेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो 3 साल पहले थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, मेरे पास में 3 साल पुराने नोट्स है और मैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छी बात है, बट उसको अपडेट करो, आप उसको अपडेट करो और एमसीक्यूज करना ही है, ये मस्ट है। देखो टॉपर्स भी कह रहे हैं ये मेरी बात नहीं है। ओके, जब एग्जाम से पहले, जब अपन एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले हमारे पास में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और दरअसल इस एग्जाम में क्या होता है, जब भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देने जाते हैं तो हमारे पास में नॉलेज होता है, हमें पता होता है कि हमने चलो अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई की है, बहुत सारा एमसीक्यू एनालिसिस किया है, बट हमारे जो थॉट्स है वो हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इस जर्नी में, सबकी टॉप रैंक आती है, सब जो है वो अंडर अंडर 100 में आती रहती है उनकी रैंक, और अच्छे से कॉन्फिडेंस में होते हैं, बट एग्जाम में जाके उनका प्री भी क्लियर नहीं हो पाता है। ये जो थॉट्स नेगेटिव आते हैं इनको आपने कैसे कंट्रोल किया है? क्योंकि मुझे पता है कि आप जो बताओगे इस टाइम पे मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट होगा। सर मेन बात तो यही है, नेगेटिविटी से दूर रहो। कोई भी हो, अगर आपके आसपास वाले हैं उनको अवॉइड करो, बिल्कुल इग्नोर करो और फिर अपने आप को देखो। अगर आपके मन के अंदर से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको ठीक करो, अपने आप की कंडीशनिंग करो। ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीखो, मतलब अपने आप को अच्छा बोलो। और ऑब्वियसली आपको मतलब जो भी आप एकेडमिकली काम कर रहे हो वो तो करना ही है, लेकिन आप अपनी माइंड की कंडीशनिंग अच्छे से करो कि आपको अपने आप को क्या इनपुट देना है अपने दिमाग को, क्योंकि अंत में जब आप जाओगे एग्जाम देने तो वही काम करेगा। अपने आप से अच्छे से बात करो, नेगेटिव नहीं होना है। सभी के नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो सभी के दिमाग में आते हैं, जो भी टॉपर होते हैं सभी के दिमाग में आते हैं। लेकिन मेन बात यही है आप अपने आप को कैसे फीड कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को कंडीशन कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को अच्छे से अच्छा समझा पा रहे हो। बस सर यही है। बहुत अच्छी बात कही है। अपने दरअसल वही अपने आप के साथ वही चीज होती है कि अपन अपन को क्या इनपुट दे रहे हैं। बाकी जैसे सराउंडिंग हो जी सर। सकता है कि नेगेटिव हो गया है, जैसे हो सकता है कि आपकी रैंक शायद पीछे चली गई है, बट टिल द एंड आप खुद को क्या बोल रहे हो, ये मैटर करता है, ये मैटर करता है कि हम खुद को क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल सभी को कहना चाहूंगा कि माइंडसेट जो होता है वो सब कुछ होता है, जैसा अपन सोचेंगे वैसा ही हो जाएंगे। यदि हम हमेशा खुद को यही बोलते रहेंगे कि अरे नहीं होगा, अब शायद मुश्किल है, तो वो सच में मुश्किल ही होगा। फिर यदि अपन ऐसा बोलते हैं जी कि ठीक है हो जाएगा अपन कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा अपन कर लेंगे,
तो वो सच में हो ही जाता है। ओके, इस इंटरव्यू के अंदर आपसे जो सबसे लास्ट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है उनके आंसर आपने बेहतरीन तरीके से दिए हैं। लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई यदि फ्रेशर है जिसने अभी भी कॉलेज से पास आउट हुआ है, या जो अभी इस नोट सेट में अपना बेस्ट नहीं कर पाए, या हो सकता है कि वो दिन उनका नहीं था, उन्होंने बेस्ट किया है बट शायद कहीं ना कहीं एक दो सिली मिस्टेक रही होगी, उस जीरो से हमें हीरो बनने की कहानी हमें जो है वो वापिस से उनके लिए यदि आप बताना चाहो कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हो, कंसाइज तरीके से यदि आप बताना चाहो तो कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे आप? सर, अगर कोई फ्रेशर है तो सबसे पहले आपको हेल्प की नीड पड़ेगी, तो अपने लिए कोई भी अच्छा सा हेल्प, मतलब कि कोचिंग वगैरह, कोचिंग की हेल्प लो। वहाँ से एक ही कंटेंट पे एक ही प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहो तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो ब्रेन फॉग ही करता है और कुछ नहीं होता। और उस पे विश्वास करो, जो आप कर रहे हो उस पर ध्यान दो, केवल अपने पे ध्यान दो और अपने टीचर्स पे ध्यान दो, अपने कंटेंट पे बिलीव करो और अपने आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उनको रेक्टिफाई करो, उनको ठीक करो, उनको एनालाइज करो और रिवाइज करो, जस्ट प्रैक्टिस करो और अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये जहाँ से हो, जहाँ पे हो वहाँ पे जुड़े रहो, वहाँ पे हर चीज़ उन्हीं की देखनी है, सब चीज़ उस पे बिलीव रखो, एनालिसिस करते रहो, खुद को सुधारते रहो, खुद को बदलते रहो। पीछे पीछे जो अपन ने किया है आज अपन बेहतर कर पाए इस पे फोकस करते रहो, और बस खुद में मगन रहो, अपन निकल जाएंगे। अपने माइंडसेट को अच्छे से रखो। एक और, जब आपने ये बोला है कि ठीक है आप एक प्लेटफॉर्म पे रहो, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, क्या आप जी। टीएनसी की जो थ्योरी वाला जो बेच हो रहा, आई थिंक अभी तो एडवांस लाइव यूनिक बेच भी चल रहा है, एमसीक्यूज का लाइव यूनिक बेच भी चल रहा है, क्या आप अपने जो जूनियर्स है, जो फ्रेशर हैं, क्या उनको ये बेच सजेस्ट करना चाहोगे, या ये एमसीक्यूज जो अपन सोल्व करते हैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने इन सब पे बिलीव करके आप बहुत अच्छी रैंक लेके आए हो, तो यदि आपसे कल को कोई पूछेगा कि मैम कि हम इसको लें कि नहीं ले वाला सीन, एटलीस्ट आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? सर, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप जो अभी लेटेस्ट नया 1 टू 1 इंटरैक्शन वाला लाइव एडवांस यूनिक बैच आया है, अगर आप नए शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप उससे जुड़ें। क्योंकि आपको सिर्फ ना ही अपडेटेड नॉलेज और सिलेबस जो भी हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो वाला कंटेंट दिया जाता है, बल्कि उसके साथ-साथ आपको 1 टू 1 हमारे टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन होगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जिस भी सब्जेक्ट में आप डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हो, वो रिज़ॉल्व हो सकती है और आपको अपडेटेड नॉलेज तो मिलेगी ही। तो आई वुड प्रेफ़र और एनफोर्स बच्चों को, नॉट एनफोर्स, वो थोड़ा हार्श वर्ड होगा, बट सजेस्ट करूँगी कि हाँ। आप लेटेस्ट नॉलेज से जुड़े और ये वाला एडवांस लाइव यूनिक बैच को अपनाएं। नहीं, दरअसल ऐसा ही होता है, क्योंकि अपन केवल सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस उनकी होती है, और अपन सभी जो रेस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म्स है नर्सिंग के या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट के, वो सब की अपन रेस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट अपना जो सजेशन है यदि वो अपन बस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच निशा, और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। दरअसल ये जो माइलस्टोन आपने अचीव किया है, नॉट ओनली ये आप ही के लिए था, नहीं, आपने सबको प्राउड फील करवाया है, अपनी फैमिली को, खुद को, और उससे उस स्ट्रेटजी पे आपने काम करके इसको अचीव किया है। तो आपको बहुत सारी बधाई हो, और आगे भी आप ऐसे ही करते रहो। कभी भी अपनी जो इस अपना अंदर जो स्पार्क, इसको कम मत होने देना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपन कभी नहीं रुकेंगे, अपन आगे और आगे जाएंगे, अपने इससे क्रिएटिव माइंड्स के जो थॉट्स उस पर और काम करेंगे, कुछ और बड़ी चीज़ें अपन करने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। बेस्ट विशेज आपको अपकमिंग्स लाइफ के लिए, और जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बेस्ट विशेज। अपन शायद आज नहीं, शायद हो सकता है कि कल भी नहीं, बट एक दिन जरूर अपन करेंगे। ऐसी बिलीव सिस्टम अपने पास में है तो अपन को कोई रोकने वाला नहीं है। हमें आता है, हमें हार्डवर्किंग करनी आती है, और हम कर लेंगे, एक दिन ऐसा होगा जरूर। ठीक है, थैंक यू गाइज, और थैंक यू निशा, ये अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। और आई थिंक ये इंटरव्यू जो है वो
बहुतों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिलेट कर पाएंगे कि हम कैसे स्टार्ट करें और क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। थैंक यू, बेस्ट विशेज आपको। थैंक यू। थैंक यू सर।